नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जब से ये तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान पर, तो विश्व में जैसा कि लोग बता रहे हैं, विश्व में एक अलग तरह का एक माने विश्वीय समीकरण यानी बनने की बात या उसकी आशंका बता रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान, तालिबान, साथ उसके साथ रूस भी आ सकता है, टर्की भी आ सकता है। एक खेमा ये रहेगा और दूसरा जो है यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एक हमें ये रहेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि ये कोरोना के चलते जो है यूरोप और अमेरिका कमज़ोर हो गए हैं और जिस तरह से ये अमेरिका व्यवहार करता है वो भरोसे के अब काबिल रहा नहीं। 20 साल तक जो है वो वहाँ पर माने वहाँ अफगानिस्तान में मैं सेना उन्हें के रहा और शायद यानी 6 लाख करोड़ का जो है इसका माने अस्त्र शस्त्र और सेना की गाड़ियाँ और लड़ाकू विमान, फाइटर्स इत्यादि जो है, और वो भी आधुनिक स्तर के, वो तालिबान के हवाले करके गया है। अब उसको जो अमेरिकी प्रशासन जो है एज ए फेस सेविंग डिवाइस मान अपना चेहरा छुपाने के लिए तरह तरह के वो स्पष्टीकरण बहाने दे रहे हैं कि हमने काफ़ी उपकरणों को निष्क्रिय बना दिया है, निकम्मा बना दिया है, बिगाड़ दिया है। वो लिपापोती तो हर एक जो है वो राजनीतिक स्तर पर अपने को बचाने के लिए सब ये राजनीतिक चालें होती हैं, वो सब करते रहते हैं। तो बाइडेन प्रशासन जो बाइडेन का प्रशासन अमेरिका वाला ये झूठ मूठ का एक कहानी रच रहा है कि हमने जो वहाँ पर साजो सामान मैंने सेना का साजो सामान और क्या कहना कि बख्तरबंद गाड़ियाँ और जो है लड़ाकू विमान इत्यादि जो छोड़ा है उसका काफ़ी उसको निष्क्रिय या वो भी निष्क्रिय कर दिया है या बिगाड़ दिया है। तो ये उसका एक रचित कहानी हो सकती है, लेकिन जो भी है इसने 6 लाख करोड़ के बराबर का वो माने सेना का उपकरण जो है वो तालिबान के हवाले करके गया हुआ है अमेरिका, और अब वो भरोसा कर रहा नहीं। इसके पहले वो खुद ही बात भी कर रहा था दोहा में ये तालिबान से, जो तालिबान वो एक वैश्विक आतंकवादी है, उससे पिछले साल 2020 में वो उससे बात भी कर रहा था। तो अमेरिका भरोसे का नहीं है। सवाल इस बात का है कि
विश्व का कोई भी अलाइनमेंट, कोई भी समीकरण बने, भारत को बड़ी सावधानी से इसको वेट एंड वॉच उसको परखना है। अब अभी इसमें कूदना नहीं है। अभी अपनी खुद की अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ाई हुई है उसको पटरी पर लाना है। और जैसा कि अप्रैल और जून के महीने में हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से पटरी पर आ रही है, तो इसी गति को बनाए रखना है। हालांकि इसमें महंगाई का एक बहुत बड़ा कारक है, जो हमारे गरीब भारतीय भाई बहन उसमें पिस जा रहे हैं। उनको जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो बड़ी महंगी मिल रही हैं। अब तो ये सरकार ही उसका स्पष्ट करे कि भाई इतना तकलीफ दे करके यानी कौन सी अर्थव्यवस्था को वो पटरी पर ला रहा है। तो ये जो मोदी जी की सरकार है, और सिर्फ मोदी जी की सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो राज्य सरकारें भी अब जैसे पेट्रोल की बात है, पेट्रोल के लिए ये सब स्वार्थ में सिर्फ मोदी सरकार को घेरने की बात करते हैं। और तमाम जो है जो राज्य सरकारों के जो टैक्स हैं वो जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अब मान लीजिए दिल्ली का ही ले लीजिए उदाहरण। दिल्ली में मान लीजिए 100 रुपये पेट्रोल है, तो उसमें 33 रुपये तो जो केजरीवाल सरकार को मिल रहा है। तो ये केजरीवाल सरकार छोड़ दे तो वो 60 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो ये मैंने अपना राजस्व जो है वो सब छोड़ने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगा करके जो है जनता, जो हमारी गरीब जनता है, उसी के ऊपर बोझ डालने का और आपस में झूठ मूठ का जो है आरोप और प्रत्यारोप के बीच में हमारी जो जनता जो है इसमें मैंने आम जनता, गरीब जनता इसमें पिसती है। लेकिन जो जनता पिसती है उसके भी जड़ में यानी हमारे भारतीय भाई बहन ही हैं कि ऐसी सरकारों को चुनते क्यों हैं। इनकी नीयत को तो कई बार देखा गया है। ये जनता के प्रति नहीं, ये देश के प्रति भी गद्दार है सब। प्रश्न ये है, तो समाधान ये चाहिए, तो इनसे निजात पानी है। तालिबान एक बहुत ही क्रूर, निर्मम और एक जघन्य ये आतंकवादी है। भारत के संबंध में, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के संबंध में भारतीय जनता ताकत दल ने बराबर ये निवेदन भी किया है, आगाह भी किया है और सावधानी बरतने की भी बात कही है कि उस तालिबान आतंक या उसके आतंकवाद से इस्लाम पंथ या जिहादी के रूप में कदापि न जोड़ा जाए, कम से कम भारत की ओर से। वो तालिबान वो भले तालिबान क्योंकि आतंकवादी है, और हर आतंकवादी अपराधी जो है या इस तरह के लोग कोई न कोई ढाल बनाते हैं। तो वो ढाल जो है वो एक इस्लाम का ढाल बना करके जो है वो इस्लाम के नाम पर जो है वो समर्थन और हमदर्दी जो है वो जुटाने बटोरने की जुगत में वो लगा हुआ है। हमारे भारत में भी कुछ इस भ्रम में इसके शिकार हुए हैं, और शिकारी नहीं हुए, जानबूझ करके उसके कुछ तत्व तो जो है वो समर्थक भी बन गए हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है कि जो बातें जो है जो आशंकाएं रहती हैं उसी के अनुसार जो है समाजवादी पार्टी मतलब कि मौके जो है आतंकवादियों के साथ ये खड़ी हुई दिखाई देती है। ये JNPC, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, वो आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई सब दिखाई देते हैं हमें, और खड़े भी रहते हैं। ऐसे दिखाई देते हैं ना, खड़े भी रहते हैं। ये उनकी हमेशा से आदत रही है, परिपाटी रही है, और इतिहास रहा है उनकी फितरत रही है। और मतलब कि ये देश जानता होगा, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जानते होंगे कि आतंकवादियों को छोड़ने के लिए जो अखिलेश की जब सरकार थी 2012-17 वाली, तो लखनऊ बेंच
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई थी अखिलेश सरकार को कि आप कौन होते हैं आतंकवादियों को छोड़ने वाले। और अभी जो है कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे तो उसके समर्थन में सब आए थे। तो ये सब की फितरत है कि आतंकवादियों के प्रति जो है वो हमदर्दी रखने का। और उसी में से जो है वो टी.एस. हसन और शफीकुर रहमान ने जो उनकी असलियत थी तालिबान के समर्थन में आ गए वो। लेकिन ये जो बार बार भारतीय ताकत दल बता रहा है कि सिर्फ टी.एस. हसन और शफीकुर रहमान पर ही यानी केंद्रित करने से काम नहीं चलेगा। टी.एस. हसन और शफीकुर रहमान वो जो पार्टी जो चला रहा है, पार्टी का जो मुखिया, बगैर उसके शक के ये बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते ऐसा। तो यदि समाधान पाना है तो इस समस्या का जो जड़ है उस पर उसको उखाड़ना होगा और उस पर प्रहार करना होगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को मतलब ये जो चुनाव आ रहा है, हमारे सभी उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहन, उत्तर प्रदेश के सभी मतदातागण आदरणीय भारतीय भाई बहन, इसको मैंने समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नष्ट में नाबूद करें ईवीएम मशीन पर। और कोई पात्रता नहीं, मैंने खासकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसी प्रकार जो है ये आपकी भारतीय जनता पार्टी, कोई पात्रता नहीं है कि वो सत्ता में आए और सत्ता के लिए जो है वो वोट मांगे। यानी सारी पात्रता, सारी योग्यताएं यानी ये सब खो चुके हैं। तो ये बात रही टी.एस. हसन और शफीकुर रहमान की बात। और इस प्रकार और भी हैं, जैसे कि शोएब जमई और शादाब चौहान और अंसार रजा और कोई रशीदी करके है। अब इस संबंध में कुछ हमने भी व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रतिक्रियाएं हमने इस संबंध में इकट्ठा की हैं। लेकिन इसके पहले क्योंकि ये मामला बड़ा संवेदनशील इस मामले में है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो जो स्वार्थी तत्व होते हैं और खासकर कट्टरवादी तत्व होते हैं, ये इसका हमेशा जो है गलत इस्तेमाल करके हमारे भारतीय समाज को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने संवेदनशील और विचारणीय मुद्दा बस यही है कि मान लीजिए तालिबान ने कब्जा कर लिया वहाँ पर अफगानिस्तान में, तो हमारे देश में जो कट्टरवादी तत्व हैं और वो कट्टरवादी तत्व हर जो है पांथिक आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज में विद्यमान होते हैं, मौजूद होते हैं। तो वो इन स्थितियों का जो है बिल्कुल वो मैंने पूरे समाज को लपेटना, नफरत फैलाना, उनको पूरे समाज को टारगेट करना, ये उनको मौके मिल जाते हैं। तो इनसे जो है वो सावधान रहने की आवश्यकता है। तो उसी संबंध में ये बताने की आवश्यकता है कि हाँ कि हमने भी व्यक्तिगत तौर पर कुछ इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त की हैं। कुछ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हमसे मिले, व्यक्तिगत रूप से मिले। तो उनसे मैंने बस ये पूछा कि भाई आप जहाँ रहते हैं तो आपके मैंने गली कूच में, मोहल्ले में, जहाँ भी आसपास के लोग इस तालिबान के ऊपर उनकी एक सामान्य प्रतिक्रिया क्या है उनको। तो बोले कि सर ऐसा है कि जो हमारे आस पड़ोस के जो रहने वाले हैं वो ज़्यादा बौद्धिक स्तर वाले नहीं हैं, वो छोटे छोटे कारीगर हैं और सड़कों पर अपना ठेला वेला लगाते हैं, यही सब है। ज़्यादा उनका बौद्धिक ज्ञान नहीं है। लेकिन वो कह रहे थे
कि भाई ये तो तालिबान जो है वहशी जानवर है, इसके विषय में क्या बात करना, इसके विषय में हम क्या राय दें। बहुत बढ़िया, यही प्रतिक्रिया जो है हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों की ओर से ये ऐसी ही प्रतिक्रिया आने की ज़रूरत है। वो ज़रूरत है कि बस तालिबान को एक वहशी जानवर, आतंकवादी के रूप में बिल्कुल समझें और कदाप उसको इस्लाम से मैंने उसको इस्लाम का समझे ही नहीं, और जो इस्लाम से उसको जोड़ता है उसको बिल्कुल वो अलग था कर दें, उसका बहिष्कार करें, उसको हतोत्साहित करें। कुछ YouTube पर ऐसे लोग मिले, अब मैंने एक YouTube पर मैं देख रहा था तो एक सज्जन बड़े सफाई से कह रहे थे। अब जरा उनके सफाई और सातिराना चीज़ को देखिए। ये सफाई सातिराना हम अपने जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं उनको नहीं कहते कि कितनी बारीकी से आप इसको देखिए, समझिए। आप क्यों देखेंगे? आपकी अपनी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसको जो उसकी ओर ध्यान दीजिए। ये तमाम जो है राजनीति की और फलाने की ठिकाने की जो यहाँ पेचीदगियाँ हैं, इसमें दिमाग मत खपाइए। भारतीय जनता दल तो उसका सार जो है, उसका क्या कहते हैं, उसका सारांश जो है वो आपको मुख्तसर शब्दों में माने बहुत थोड़े शब्दों में, सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता रहेगा। बस उसी को समझ जाइए। तो फिर भी ये संदर्भ के रूप में तो वो जनाब जो है कह रहे थे कि जो नासिरुद्दीन शाह ने जो वक्तव्य दिया है वो बड़ा खतरनाक है। मैंने समझा भाई कि नासिरुद्दीन शाह ने हालांकि इसके पहले तो कुछ गड़बड़ बोलता था, लेकिन यदि उसका हृदय परिवर्तन हुआ है और उसकी बुद्धि सद्बुद्धि आई है तो वो जो है स्वागत योग्य है। आखिर उसने यही तो कहा है कि भाई ये भारत के मुसलमानों को ये फैसला करना है कि वो वहशी और जानवरों वाली ज़िंदगी में जाना चाहते हैं, जो कि 5 से और 6-7 साल पहले जिसको कि तालिबान इसमें जो है उसी तरह व्यवहार कर रहा है, जो या प्रगतिशील या सुधार या उदारवादी मैंने शैली में जीवन में वो आगे बढ़ना है। इसी तरह की बात उन्होंने बोला था नासिरुद्दीन शाह ने, और इसको इसी रूप में समझे जाने की ज़रूरत भी है। लेकिन वो जनाब कह रहे थे कि ये बड़ा ख़तरनाक है कि इस तरह की बात जो है बोले थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे मुसलमानों में कुछ लोग वहशी और जानवर हैं या वह, और ऐसा ही वक्तव्य जो है तस्लीमा नसरीन ने जो कभी दिया था। हमने सोचा कि अरे भाई कोई भी वक्तव्य देता है तो उसका जो सबसे साधारण मतलब है वही निकाला जाना चाहिए। इधर उधर खींच खाच करके जो है एक्सटेंडेड और एक्स्ट्रापोलेटेड, इंटरपोलेटेड और जो है इस तरह से जो खींचते खाते हैं वो अपने स्वार्थ में उसका मतलब का बेमतलब वो निकालते रहते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो और वो कह रहे थे कि जब भी कोई कहता है कि भाई कि यही नासिरुद्दीन शाह कह रहे थे कि जब मेरा बच्चा बाहर निकलेगा तो कोई उसका धन पूछेगा या तो उनका मतलब ये नहीं था कि देश पर आरोप लगा रहे थे। देखिए ये इन बातों की सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी ये जो जिस तरह की बुराई है, कट्टरवादी तत्वों का इस तरह से माने गतिविधि तो चली रही है, ये इससे कोई इनकार नहीं है। कट्टरवादी तत्व जो है कोई बेचारा गरीब किस्म का चूड़ी वाला है, फलाने वाला, उसके पराग करते हैं। और वही बात नहीं है, दूसरे समुदाय वाले भी वो जो है शिकार हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मीडिया जो है
वो सिलेक्टिव टाइप का है, जो कि एक को देख करके वो हल्ला करेगा, दूसरे को देख करके वो चुप हो जाएगा, और एक मीडिया समूह जो है फिर उसको देख करके जो छूट गया है उसको देख कर वो हल्ला करेगा, और दूसरे को देख करके वो अपने तरीके से वो उसको ढकने की कोशिश करता है। तो ये तो दृष्टिकोण का बात है। सवाल इस बात का है कि यदि इतनी समझ आ जाए कि भाई ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि पहलू खान वाला और तबरेज वाला या चूड़ी वाला जो भी है, ये कट्टरवादी तत्व हैं अपने समाज में, और उसी प्रकार और भी समुदायों के लोग जो है इन्हीं कट्टरवादी तत्वों के शिकार हुए हैं। ये सब अच्छा, और उनसे भी संबंधित और भी कट्टरवादी तत्व हैं जो कि उनको सेलेक्टिव रूप में उठा करके वो नफरत वो फैलाते हैं। तो समस्या इनसे है। तो भारतीय जनता दल चूँकि जो जिस मुहिम में, जिस अभियान में, जिस कोशिश में लगा है भारतीय एकता में, तो इसलिए कह रहा है कि हमारे पूरे समाज को, चाहे कोई भी तबका हो, चाहे हमारा हिंदू सनातन आस्था वाला आदरणीय भारतीय भाई बहनों का तबका हो, चाहे हमारे इस्लाम आस्था वाला आदरणीय भारतीय भाई बहनों का तबका हो, या इसी तरह से और कोई पांथिक आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका हो, वो बस ये समझ ले कि ये कट्टरवादी तत्वों का ये कारनामे हैं, और उससे आगे जो है वो उसको जनरलाइज न करे, उसको पूरे समाज के लिए जो है वो थोपने की कोशिश न करे, देश के लिए जो है थोपने की कोशिश न करे। ये गलती जो है वो हरगिज वो नहीं करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए, अब कुछ लोग बोलते हैं तबरेज की बात तो बोल देते हैं, चूड़ी वाले कुछ बात बोल देते हैं, लेकिन जो घटना जो है बलरामपुर में होती है, अजमेर में होती है, राजस्थान में होती है, कहाँ होती है, तो वो चुप रहते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो भी घटना है, जो भी यानी वो जो यानी परपिटेटर है, अपराधी है, तो चाहे वो तबरेज के खिलाफ हो, पहलू खान के खिलाफ हो, चूड़ी वाले के खिलाफ हो, और चाहे वो बलरामपुर वाला केस हो, चाहे अजमेर वाला केस हो, चाहे कहीं वाला केस हो, अपराधी देखिए जो भारतीय जनता दल बता रहा है, अपराधी होता है, और अपराधी को अपराधी के रूप में ही देखे जाने की जरूरत है। उसी प्रकार जो पीड़ित है, जो शिकार हुआ है, तो उसको पीड़ित या वो शिकार हुआ है और उसे दुखी हुआ है, उसे आहत हुआ है, इसी रूप में देखा जाने की जरूरत है। समस्या पैदा इससे होती है कि उसको भी बिल्कुल पांथिक चश्मे से देखा जाता है कि ये जो अपराध करने वाला है हिंदू है कि मुसलमान है, फिर जो पीड़ित है वो हिंदू की मुसलमान है। सारी खुराफात की जड़ बस यही है। जो अपराधी है उसको सिर्फ अपराधी के रूप में समझिए, पीड़ित है तो उसको पीड़ित के रूप में समझिए। जिस वक्त जो है अपराधी को हिंदू या मुस्लिम के चश्मे से देखेंगे और उसी रूप से वो व्याख्या करेंगे, उसका वो इंटरप्रिटेशन और सारी बातें वो इकट्ठा करेंगे आप। उसी प्रकार जो पीड़ित है तो उसको हिंदू या मुस्लिम या इसी तरह से आप उसी चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे। समस्या जो है वहीं से पैदा होगी। और वही नहीं, अब इसको लेकर के पूरे समाज को लपेटना, और कभी कभी देश को भी वो लपेट लेते हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, इनको पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है, और खास करके जिस तबके के होते हैं उस तबके की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि ऐसे तत्वों की और उनके गतिविधियों को कुचलने की, हतोत्साहित करें वो, और उनको अलग थलग करें। ये बहुत आवश्यक है भारतीय एकता के लिए। तो बात चल रही थी कि वो जनाब कह रहे थे कि भाई
जो 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 यहाँ नासिरुद्दीन शाह कह रहे थे कि जब मेरा बेटा बाहर जाएगा तो लोग उसका धर्म पूछेंगे, फलाने है ढकाने है, तो वो देश पर नहीं कर रहे थे। हम वाकई में देश पर, देश के लिए कोई कह भी नहीं सकता, और वो भी नहीं कह रहे थे। उनका तो यही कहना था कि भाई इस तरह के कट्टरवादी तत्व हैं, लेकिन इसके लिए समाज को दोषी मत माने। समाज दोषी नहीं है, वो तत्व दोषी हैं। तत्वों को राजनीतिक पार्टियां पालती हैं। देखिए इस बात को कई बार बताया गया है। उन तत्वों को राजनीतिक पार्टियां पालती हैं, और उन्हें दुखड़ा यह है कि उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को हम वोट क्यों करते हैं, ये दुखड़ा है। बराबर इस बात को हमेशा हमारे आदरणीय भाई बहन बिल्कुल इस पर गौर करें कि ऐसी ही पार्टियों को हम वोट करते हैं जो इन कट्टरवादी तत्वों को पालती हैं और इनका इस्तेमाल करती हैं। तो वो कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी तालिबान पर प्रतिक्रिया जानने के लिए एक कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। तो कह रहे थे कि करीब 1 या 2% लोगों ने बिल्कुल खुल करके समर्थन किया तालिबान का, लेकिन 90% जो है, करीब 95% लोग बोले थे कि वो अफ़गानिस्तान में जो हुआ तो वो ठीक ही हुआ, और जो है वो अमेरिका में हार गया तो ठीक ही रहा। देखिए इस तरह की प्रतिक्रिया भी बड़ी खतरनाक होती है। ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की बात जो लोग करते हैं ना, कि हम बेनकाब भी ना हो कि भाई हम तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, और घुमा करके इनडायरेक्टली जो है अपरोक्ष रूप से वो समर्थन भी है उसका, तालिबान का। ये चीज़ बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तालिबान को सिर्फ जो वो वहशी है, जानवर है, क्रूर है, और निर्मम हत्यारा है और आतंकवादी है। इसी सीमा में उसको रखने की ज़रूरत है। यदि इससे कम की प्रतिक्रिया आती है तो इसका मतलब कि निश्चित है कि मैंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको समर्थन है, और उसको समर्थन जो है बहुत ही घातक है, बहुत घातक। तो इससे तो इसलिए जरूरत इस बात की है, और वैसे भी वो कई बार ये बताया गया है, और बताने का वो ये कि हकीकत है, सच्चाई है और यथार्थ है कि जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, और हमारे इस्लाम आस्था वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहनों का तबका है, जो भारतीय समाज का, इस पर जो है शेष हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, पूरे देश को नाज है, नाज है। और वैसा हमेशा जब भी मौका आया है वो साबित हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो सावधानी करनी है इस मुल्क की हिफाजत के लिए, समाज की हिफाजत के लिए, उसके लिए उसको महफूज रखने के लिए, कि इस तरह के तत्वों को, कौन तत्व कि मैंने सीधे या घुमा करके जो तालिबान के प्रति जो है हमदर्दी दिखाते हैं, तालिबान के प्रति बस एक ही दृष्टिकोण कि वो वहशी है, जानवर है, बहुत क्रूर किस्म का, वो क्रूर और निर्मम किस्म का हत्यारा है, आतंकवादी है, और वैश्विक आतंकवादी है। यहीं तक उसको यहीं तक सभी लोग समझें। हमारे आदरणीय, और विशेष करके हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो कि इस्लाम आस्था के तबके से आते हैं, उनसे भी विशेष रूप से ये आग्रह है, वो भी जो है इस दृष्टिकोण से जरा भी विचलित न हो। ये तालिबान कितना वहशी है, कितना जानवर है, ये दुनिया देख रही है। किस तरह से गला काट देना, उनको हाथ बांध करके उनको गोली मार देना, ये तो यानी मैं समझता हूँ कि 10-12 हज़ार साल पहले वो जानवर क्या करते थे। शेर शिकार करता है, वो मैंने ये कहन कि वो हिरन वगैरह का, तो जानवर की बात है।
और बहुत ही क्रूर निर्मम महिलाओं के साथ, उनकी इज्जत के साथ। तो ये सब बिल्कुल जानवर है। तो और जो नरसंहार किया, ऐसा ही नरसंहार 1949 में वाम दलों ने, कम्युनिस्ट वालों ने चीन में किया था। चीन में नरसंहार करके 10 करोड़ के आसपास नरसंहार करके चीन पर कब्जा किया था। और तब स्थिति उस वाम दलों की, कम्युनिस्ट पार्टी की चीन में वही थी जो तालिबान की जो है स्थिति वो अफगानिस्तान में है। जैसे तालिबान बिल्कुल बेचैन है, डिस्परेट है, लोग यानी जो विश्व समुदाय से मान्यता पाने के लिए, तो उसी प्रकार जो चीन ने जिस प्रकार जो कम्युनिस्ट पार्टी ने, वाम दलों ने, वामपंथियों ने जो 10 करोड़ लोगों को का कत्लेआम करके जो चीन पर कब्जा किया था, वह भी मान्यता यानी विश्व के देशों से मान्यता के लिए बहुत बेताब था, बहुत बेचैन था, बहुत डिस्परेट था। और उसके पास कोई देश फटकता नहीं था। लेकिन उसी वक्त जो है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उसके साथ खड़ा हुआ। ये देश को जानना चाहिए। 10 करोड़ लोगों का नरसंहार करके, 10 लोगों का कत्लेआम करके जो ये वामपंथियों ने जो चीन पर कब्जा किया, उसके साथ विश्व का कोई भी देश जो है वो साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उसमें हमारे भारत का प्रधानमंत्री उसके समर्थन में खड़ा हुआ। खड़ा ही नहीं हुआ, बड़े होशियारी से उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाया। अब कैसे बनवाया, इसको भी जानने की जरूरत है। उसके नरसंहार से डर करके तिब्बत का एक शिष्टमंडल इस नेहरू से मिलने आया था, और उस शिष्टमंडल से, उस डेलीगेशन से ये गद्दार नेहरू मिला नहीं। उसको वेटिंग में रखवा दिया, उसको इंतजार करवाने लगा। और फिर उस चीन से, और चीन का शासक उसमें था माओ से तुंग या माओ जिडांग भी कहते हैं, माओ जिडांग भी कह लीजिए, चाहे माओ से तुंग, जो भी नाम वो मैंने ठीक लगता हो या उपयुक्त लगता हो। तो माओ से तुंग से कहा कि हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी आप जो है वो तिब्बत पर कब्जा मत करिए। तिब्बत पर ऐसा ही आप नरसंहार करेंगे, जिनोसाइड करेंगे, लोगों का कत्ल करेंगे तिब्बत में भी, तो ये अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि जो देश हैं वो आपके खिलाफ जो है खड़े हो जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिलने में दिक्कत होगी। तो पहले मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवा लेता हूँ, और जब आप सदस्य आप बन जाइए। ये सारी बातें किसने कहा? गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने माओ से तुंग से, जो चीन का शासक था। तो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने उसे माओ से तुंग से बोला कि जब मैं आपको ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवा दूं या बनवा लूं, तो इसके बाद जो है आप उस पर कब्जा करिए, तिब्बत पर। तो यही हुआ जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो सदस्य इन्होंने बनवाया, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। और इसके बाद तो फिर वो जो है, और फिर एक चिट्ठी इसने
गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने किसी चमचे के पनकर, वो भी गद्दारी था देश का, वो चिट्ठी भिजवाया वहाँ माओ से तुंग के पास, चीन का जो शासक था, कि भारत तिब्बत के ऊपर चीन की संप्रभुता को स्वीकारता है, मानता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तिब्बत के ऊपर चीन के कब्जे को मान्यता देता है भारत। इस तरह की चिट्ठी बनाकर दिया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने किसी चमचे केम पनकर के द्वारा। जब वो चिट्ठी वहाँ पर रिसीव हो गई, प्राप्त हो गई, तब वो तिब्बत के शिष्टमंडल से कहता है कि अब आप जाकर के जो चीन के शासक माओ से तुंग से मिलिए, वो वही इसका आपका समाधान देंगे। तो इतना बड़ा गद्दार था ये जवाहरलाल नेहरू, बहुत, यानी जिसकी कि हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसके बाद भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है, यानी फाउंडिंग मेंबर है। उस कारण सुरक्षा परिषद ने उसी सम्मान में सुरक्षा परिषद की अस्थाई सीट, वीटो पावर वाली, इसको दी थी भारत को। गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने सुरक्षा परिषद से मिली हुई परमानेंट सीट, वीटो पावर वाली, वह भी उठा करके दुश्मन चीन को थमा दिया। देखिए इसकी गद्दारी। आज उसी परमानेंट सीट के लिए भारत जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है कि हमको फिर से जो है, और इसमें सिर्फ 5 ही देश को परमानेंट सीट मिली हुई है, वीटो पावर वाली। अमेरिका, रूस, चीन वही जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने उसको दिया था, और ब्रिटेन और फ्रांस। तो अब भारत जो है उसके लिए फिर से जो है दर्द की ठोकरें खा रहा है। जब भी कोई राजनयिक विदेश से आता है तो ये सब वक्तव्य दिलवाते हैं कि हाँ भाई भारत कोई पात्रता रखता है वो अस्थाई सीट के लिए। भारत जब बाहर जाता है किसी देश में तो वहाँ भी समर्थन वो जुटाता है। अमेरिका जो है अलग से चाल खेलता है, इसमें राजनीति खेलता है, कहता है कि भाई भारतीय क्यों, भारत के साथ तो वो जापान भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी है, ये तो तमाम। और अब तो खैर पाकिस्तान कुछ डाउन हो गया, पाकिस्तान को भी ले रहा था, पाकिस्तान को भी परमानेंट सीट में के लिए जो है उलझा रहा था, पाकिस्तान का नाम लेकर के भारत की मांग को उलझा रहा था अमेरिका। वो तो बहुत ही शातिर किस्म का है खैर। और कह रहा था कि परमानेंट सीट मिल भी गई तो वीटो पावर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से मानी उस उलझन में पूरा अपना देश भारत जो है आज 15-20 साल से, और या उससे भी अधिक लगा होगा, लेकिन हासिल नहीं हुआ। जो कि खुद उसको जो है 1947 में मिली हुई थी, उसको उठा कर इसने जो है 49 में जो चीन को दे दिया सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट, वीटो पावर वाली। तो इतना बड़ा गद्दार था ये जवाहरलाल नेहरू। आज जो तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा किया है वो भी जो है नरसंहार करके किया है। विश्व समुदाय से या विश्व के देशों से मान्यता के लिए जो है वो तरस रहा है, बेताब है, बेचैन है, डिस्परेट है। और चीन जो है शायद अभी मान्यता तो दिया नहीं, दे देगा, पाकिस्तान भी तो दे ही देगा। लेकिन इस तालिबान की स्थिति वही है जो सन 1949 में जो है वो वाम दलों की थी, जो कि ये चीन पर कब्जा किए थे 10 करोड़ लोगों का कत्लेआम या नरसंहार करके। तो दोनों की परिस्थितियां माने एक ही जैसी हैं।
कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की, और तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर। इसलिए दोनों वो एक साथ हो गए। और इसके अलावा अब शायद ये मौका देख रहा है चीन कि भाई अफगानिस्तान में तमाम जो मैंने जो भी विकास करना है, जो योजनाएं बनानी है, जो एयरपोर्ट बनाना है, जो रेल लाइन बिछाना है, तो उसमें निवेश करेगा, और जो भी उसकी खनिज संपदा है उसका दोहन भी करेगा चीन। तो इस संभावना के रूप में देख रहा है चीन। तो चीन उसके साथ में आएगा, वो आएगा जरूर। इस संबंध में ये कहना है कि भारत को जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के पास जो है और भी तमाम संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं पर काम करके ये चीन और तालिबान वगैरह से, पाकिस्तान वगैरह से बहुत आगे जा सकता है। भारत की बाधा है भारत के दुश्मनों से, और भारत के दुश्मनों को जिस तरह से पाला जा रहा है इस सरकार के द्वारा, समस्या वहां पर है। आप वो मैं फिर से कह दे रहा हूं, और भारतीय जनता दल फिर से निवेदन कर रहा है कि इस तरह की बारीकियों के साथ आपके सामने कोई भी तथ्य वो रखना ठीक नहीं है, और उसका मजमून क्या है, उसका सारांश क्या है, उसका सार क्या है, ये बताने की कोशिश जरूर होती है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें उलझी हुई होती हैं उसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इस संबंध में तालिबान के विषय में लोग कह रहे थे कि अब ये तालिबान जो है वो कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनको काफ़ी बल देगा और काफ़ी अशांति से फैलाएंगे। इसकी संभावना तो है, लेकिन इन सारी समस्याओं की जड़ में है कौन, ये समझने की जरूरत है। यही दोनों हैं गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू। कुछ लोग कहते हैं कि अरे साहब वो तो इतिहास की बात हो गई, यानी आप पीछे क्यों पड़े हैं। इसमें दो बातें, जो इतिहास से नहीं सीखता है, इतिहास उस पर फिर दोहराता है। ये जान लीजिए हमेशा इतिहास को बड़े गंभीरता से सीखना चाहिए, ताकि वो चीज़ें दोबारा वो ना हो। नंबर 1 यही जो है ये वो यानी भारत के विभाजन की बात आज और भारत के विभाजन की बात जो है आज 2.5 साल से भारतीय जनता दल बता रहा है कि ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ी विभीषिका है। बताते अब जाकर के बीजेपी वो मुद्दा चुराने के नाम पर विभाजन विभीषिका यानी बताने की अब साजिश कर रही है। विभाजन तो बहुत बड़ी विभीषिका तो है ही, बहुत बड़ा अभिशाप तो है ही, बहुत बड़ी त्रासदी है तो है ही। लेकिन बीजेपी तो ये तो बताए कि इस विभीषिका का जिम्मेदार कौन है। जब जिम्मेदार की बात आएगी तो वहीं पर बीजेपी की गद्दारी जो है वो देखिए, गद्दार शब्द का मतलब कि जान लीजिए भारतीय जनता दल उसी को गद्दार कहता है जो हमारे मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ या हमारे मुल्क भारतवर्ष के हितों के खिलाफ काम करता है, उसी को जो है भारतीय जनता दल गद्दार कहता है। बाकी जो और संगठन है उनके गद्दार कहने का कुछ और मतलब होगा, और कुछ और मतलब रखते भी हैं सब। तो बीजेपी की यही गद्दारी है कि विभाजन विभीषिका का नाम तो लेती है। इस विभाजन विभीषिका का मैंने अपराधी कौन है, मुख्य अपराधी कौन है, इसको जो है वो मुख्य अपराधी को तो जो है जेएनपीसी तो खैर ढकती ही है अपने इतिहासकारों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा, जो है मीडिया के द्वारा,
लेकिन वही गलती ये बीजेपी भी करती है कि विभाजन विभीषिका का नाम तो ले लिया, लेकिन उसका असल जिम्मेदार कौन है उसको ढक दिया और उसके पापों को भी ढक दिया। यही गद्दारी है बीजेपी की अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ। और उस पर से माने राष्ट्रवाद का चेहरा, राष्ट्रवाद का स्टिकर और राष्ट्रवाद का मुखौटा, ये छल है, ये धोखा है बीजेपी का देश के खिलाफ। और किस तरह की मानसिकता काम करती बीजेपी की जरा देखिए। और उसकी मानसिकता को पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पर आप जाइए। यूट्यूब पर जो ये राहुल गांधी हुआ, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, इसके विषय में तो राहुल को ले लीजिए। राहुल के विषय में यानी जिस